है फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को गर्भ में पल रहे बेबी किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया करता है, पोषण की प्रक्रिया करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि उनके जो ऑर्गेन्स होते हैं वो किस सेल से बनते हैं, कौन से सेल से कौन कौन से ऑर्गेन्स बनते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे होंगे और इस फिगर में एक माँ है और माँ के गर्भ में एक क्या है, बेबी है। ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ये सारी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में मैंने बताया था। मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि इस वीडियो के और अच्छे से आप समझ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरा मेन जो रहेगा वो रहेगा कि जो बेबी गर्भ में पल रहा है होता है उसमें जो प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा की कौन कौन सी पोजीशन होती है और कौन सी उसमें पोजीशन होती है जो काफ़ी डेंजरस होता है और कौन कौन सी पोजीशन होती है जो काफ़ी उसको नॉर्मल माना जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेन्स की बात करूंगा कि ऑर्गेन्स कैसे बनता है। तो जब मेल से स्पर्म स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं और उसके फ्लोपियन ट्यूब में जाकर उसके अंडे से निषेचित हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो वो गर्भ में आकर ठहर जाते हैं और ब्लास्टुला का प्रक्रिया शुरू होती है। मैं ब्लास्टुला के बारे में बताऊंगा कि ब्लास्टुला क्या होता है। ठीक है, तो जब गर्भ में आकर भ्रूण क्या होता है, ठहरता है, तो भ्रूण का क्या होता है, विकास होना प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, तो ब्लास्टुला की जब स्थिति में रहता है तो उस समय ब्लास्टुला जो होता है वो अपने आप का पोषण करता है, लेकिन धीरे धीरे 2 या 3 दिन के बाद वो क्या करता है कि उसके जो ब्लास्टुला की जो सबसे बाहरी वाली जो सतह होती है, जो भ्रूण की जो बाहरी वाली जो सतह होती है जिसे कोरियोन कहते हैं, उसमें से बहुत सारे छोटे 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 धागे नुमा आकृतियां निकलती है और वो गर्भाशय में अध्यारोपण हो जाती है। गर्भाशय से क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, और जुड़कर वो अपने पोषण की प्रक्रिया वहां से शुरू करती है। लेकिन जब उसके अंदर की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो बेबी जो होती है वो बेबी एक थैली नुमा भाग में रहता है। बेबी कैसे रहता है, तो एक थैली नुमा लिक्विड भरे भाग में क्या होता है, बेबी रहता है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं एनियन थैली कहते हैं। और इस एनियन थैली में ही क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिस लिक्विड को एमनियोटिक द्रव के नाम से जानते हैं। इसी द्रव में ये बेबी क्या होता है, रहता है। तो चलिए देखते एक एक चीज को। पहले ऑर्गेन्स के बारे में जानते हैं, ऑर्गेन्स किस तरह से बनता है, यानी भ्रूणीय अवस्था में ऑर्गेन किस तरह से बनता है। तो एक्टोड्रम होता है इसमें, ठीक है ना, यानी जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से जो होता है वो आपका गैस्ट्रोलेशन की प्रक्रिया होती है और इसी से 3 सेल बनते हैं। और ये 3 सेल इस प्रकार से एक्टोड्रम, मेसोड्रम और इंडोड्रम होता है। अब देखिए एक्टोड्रम से कौन कौन से ऑर्गेन्स बनते, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, बेबी अभी नहीं हुई है। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर एक अंडा के समान, ठीक है ना, इसके अंदर एक बेबी है जो उसके ऑर्गेन्स वगैरह नहीं हुआ है। उस सिचुएशन में सबसे पहले तो इसके कुछ लेयर्स बनते हैं। ठीक है, उस लेयर्स को समझेंगे, और यानी सेल्स बनते हैं, सेल्स के कुछ लेयर्स होते हैं। उस सेल के लेयर्स से क्या होता है, उनके ऑर्गेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है एक्टोड्रम। एक्टोड्रम जो होता है वो बाहर होता है। ठीक है ना, एक्टोड्रम क्या होता है, सेल के बाहर, मतलब जो भ्रूण होता है उसके वो बाहर होता है। तो एक्टोड्रम से क्या होता है, त्वचा का निर्माण होता है। जो बेबी उसमें होता है ना, उस बेबी का क्या बनता है, त्वचा बनता है। किससे, तो एक्टोड्रम से। मस्तिष्क बनता है, स्पाइनल कार्ड का निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। किससे होता है, तो एक्टोड्रम से होता है। आ जाएगा कि एक्टोड्रम से बेबी के कौन कौन से, गर्भ में पल रहे बेबी के कौन कौन से ऑर्गेन्स निर्माण होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेन्स बनते हैं। तो
तो स्किन बनता है यानी त्वचा बनता है, मस्तिष्क बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है और तंत्रिका तंत्र बनता है। किससे? एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, और मैं बात करूं मेसोडर्म से, मेसोडर्म से क्या होता है? मेसोडर्म से नोटोकार्ड बनता है, यानी नोटोकार्ड एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें बेबी का ऑर्गन्स निकलना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो नोटोकार्ड्स बनता है, हृदय बनता है, ब्रिक बनता है यानी किडनी बनता है, मांसपेशियां बनता है और रुधिर वाहिनियां बनती है, और इसके साथ ही साथ इसके जनन अंग का भी क्या होता है? निर्माण होता है। किससे होता है? तो मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म से क्या होता है? नोटोकार्ड बनते हैं, हृदय बनते हैं, ब्रिक बनते हैं यानी किडनी बनते हैं, मांसपेशियां बनता है, रुधिर वाहिनियां बनता है, और क्या होता है? तो जनन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद उसके जो अंदर की जो होता है, जो अंदर की जो लेयर्स होते हैं, उस लेयर्स में क्या होते हैं? इंडोड्रम सेल होते हैं। इंडोड्रम सेल से क्या होता है? पाचन तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है, श्वसन तंत्र का निर्माण होता है, और मूत्र आशय का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसके साथ ही साथ जो कण के मध्य भाग होता है, इसी से क्या होता है? निर्माण होता है, इंडोड्रम से होता है। तो अब तो जान गए कि कौन कौन से सेल होते हैं और कौन कौन से सेल से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, यानी एक्टोड्रम, मेसोड्रम और इंडोड्रम से क्या होता है? जो मां के गर्भ में बेबी जो पल रहा होता है, इससे उसका ऑर्गन्स का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद रहेगा कि जो प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा की जो पोजीशन होता है उसको समझाना। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो एक ऐसी संरचना है, प्लेसेंटा को हम अफड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। यानी प्लेसेंटा एक ऐसी ऑर्गन्स होता है जो मां का ब्लड और उसके पेट में पल रहे बच्चे के जो ब्लड्स होते हैं, वो दोनों को क्या करता है? ज्वाइन करता है। ठीक है ना, जोड़ता है। यानी मां के जो ब्लड्स होते हैं, उस ब्लड से क्या करता है? पोषण को क्या करता है? और शोषित करता है। कौन? तो अफड़ा यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? मां के ब्लड में जो पोषण होता है उसको अवशोषित करता है, और ये जो आप लाइन ऑफ देख रहे हैं, इसको हम गर्भनाल कहते हैं। इसी गर्भनाल से वो पोषण की प्रक्रिया, यानी जो भोजन लेता है यानी पोषण को अवशोषित करता है प्लेसेंटा, वो गर्भनाल में क्या करता है? छोड़ देता है, और इसी गर्भनाल से ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? बेबी के अंदर जाता है, और बेबी क्या करता है? पोषण की प्रक्रिया करता है, यानी भोजन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, अब श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होता है? हम लोग एक्चुअली श्वसन की प्रक्रिया कैसे करते हैं? ठीक है ना, तो नाक से हम लोग वायु को लेते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है हमारे फेफड़ा, फिर वो क्या करता है कि हमारे जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड्स में हीमोग्लोबिन्स होता है, उस हीमोग्लोबिन्स में क्या करता है? वो ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो हमारे सेल तक जाता है। तो ठीक ये काम नाक से, मुख से ना होकर इसके ब्लड के माध्यम से ही हो जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है? मां के जो ब्लड्स होते हैं उससे ऑक्सीजन को अवशोषित कर ठीक है ना, विसरण के माध्यम से, यानी गर्भनाल के जो होते हैं उसके माध्यम से बेबी के अंदर श्वसन की भी प्रक्रिया ये कराता है, यानी पोषण के भी प्रक्रिया कराता है, श्वसन के भी प्रक्रिया कराता है। ठीक है, अब देखिए बेबी के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मल मूत्र, ये सारी चीजें होती है। ठीक है ना, इसके द्वारा ही क्या होता है? यानी अपड़ा के द्वारा ही, यानी गर्भनाल के द्वारा ही अपड़ा में वो क्या होते हैं? उसको लेता है और शोषित कर लेता है। फिर किसको? तो अवशिष्ट पदार्थ को, यानी मल मूत्र, यानी जो बेबी का होता है अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो क्या करता है? अपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है और माँ के ब्लड में क्या करता है? छोड़ देता है। फिर माँ उसे क्या करती है? बाहर उत्सर्जित कर देती है। ठीक है, तो ये ब्लड के माध्यम से, ठीक है ना, ओपड़ा यानी जो आप ये देख रहे हैं प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही बेबी जो होता है वो श्वसन की प्रक्रिया, पोषण की प्रक्रिया, उत्सर्जन की भी प्रक्रिया सारा इसी से करता है। ठीक है, ये जो बेबी होता है एक थैलुनुमा में क्या होता है? थैलुनुमा एक आकृति होती है, एक भाग होता है बैलून की तरह, जिसे हम एनियन के नाम से जानते हैं। एक झिल्ली होता है, एनियन झिल्ली होता है, और इसमें क्या होता है? काफी मात्रा में लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड को हम एनियोटिक लिक्विड के नाम से जानते हैं। उसी में बेबी क्या होता है? तैरता रहता है। तो मैं बात करता हूं प्लेसेंटा के पोजीशन का।
ठीक है। तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन होता है मैक्सिमम 5 तरह का होता है। तो देखते हैं कि पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा और कौन से डेंजरस होता है। ठीक है, तो पहला पोजीशन मैं यहाँ पर राइट किया हूँ वो है पोस्टेरियर प्लेसेंटा। पोस्टेरियर प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है ना, जब गर्भ के पीछे की तरफ, गर्भ के पीछे की तरफ क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस पोजीशन को, ठीक है ना, इस प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं, पोस्टेरियर प्लेसेंटा कहते हैं। ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना, ये इसमें माना जाता है, ज्यादातर महिलाओं में ये पाया जाता है और ये नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी सक्षम होता है, ठीक है ना, इसमें कोई खतरा वगैरह नहीं होता। कहाँ होता है, तो गर्भाशय के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो भ्रूण का विकास किधर होगा, बेबी का विकास किधर होता है, गर्भाशय के आगे की तरफ होता है। यानी जो ये प्लेसेंटा देख रहे हैं और ये यहाँ पर होता, तो हम इसको बोलते हैं पोस्टेरियर प्लेसेंटा है। ये पोस्टेरियर प्लेसेंटा का क्या है, पोजीशन है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो पोस्टेरियर प्लेसेंटा जो होता है, जब होता है तो माँ का गर्भ में जो बेबी बनता है वो स्टार्टिंग तौर पर थोड़ा सा वो मोमेंट करता है और उस मोमेंट को माँ काफ़ी ज़्यादा फील नहीं करती है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है बेबी, तो माँ काफ़ी उसके मोमेंट्स को महसूस करती है, फील करती है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं एंटेरियर प्लेसेंटा का पोजीशन का, तो जब वो प्लेसेंटा गर्भाशय के आगे की बनता है, ये गर्भाशय और गर्भाशय के आगे की तरफ बनता है प्लेसेंटा, तो उस पोजीशन को हम, ठीक है ना, एंटेरियर प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना, एंटेरियर प्लेसेंटा पोजीशन कहा जाता है। ये आगे की तरफ बनता है और ये इसमें एक माँ जो होती है, बेबी जो मोमेंट करता है स्टार्टिंग तौर पर, तो वो काफ़ी वो फील करती है, उसके मोमेंट को फील करती है, वो किस तरह से मोमेंट करता है, उसके हलचल को भी वो क्या करती है, महसूस करती है। तो दोनों में कुछ ये थोड़ा सा यही फर्क है और दोनों को हम नॉर्मल मान सकते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी सक्षम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फंडल प्लेसेंटा, यानी जो ये प्लेसेंटा आप देख रहे हैं जब ये ऊपर की तरफ हो, ठीक है ना, यानी गर्भाशय के ऊपर की तरफ जब प्लेसेंटा का पोजीशन होता है, ठीक है, और गर्भाशय के नीचे की ओर बेबी पलता है, यानी भ्रूण का विकास होता है, तो इस पोजीशन को, प्लेसेंटा के इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फंडल पोजीशन कहते हैं, यानी फंडल प्लेसेंटा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए सक्षम होता है। तो मैं आगे एक और है लेटरल प्लेसेंटा। देखिए लेटरल प्लेसेंटा ये तो आगे की तरफ हो गई, पीछे की तरफ हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, यानी ये पोस्टेरियल प्लेसेंटा है। आगे की तरफ हो जाए तो एंटेरियल प्लेसेंटा है, ठीक है ना, एंटेरियर प्लेसेंटा है, ऊपर की ओर होता है तो उसे फंडल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यानी बाएं और दाएं की तरफ हो, यानी बाएं और दाएं, जब प्लेसेंटा बाएं या दाएं की तरफ बनता है तो हम उसे लेटरल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए सक्षम होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। लेकिन डेंजरस कब होता है, जब प्लेसेंटा का निर्माण गिरवा के आसपास बनता है या गिरवा को पूरा कवर कर लेता है। गिरवा क्या है, तो जो योनि होती है, ठीक है ना, योनि के ठीक ऊपर गिरवा होता है और गिरवा के ऊपर क्या होता है, गर्भाशय होता है। तो ये गिरवा को क्या करती है, कंप्लीटली ढक लेती है, ठीक है। तब ये डेंजर पोजीशन माना जाता है। इसमें नॉर्मल डेंजर नहीं होता, बल्कि जब बेबी का जन्म होगा तो उस माँ का जो होता है ऑपरेशन कर कर बेबी को बाहर निकालने का सिचुएशन, कंडीशन उस समय हो रहता है। उसको नॉर्मल डिलीवरी से बेबी को पैदा नहीं किया जा सकता, जन्म नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ब्लडिंग होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं, इस प्लेसेंटा प्रीविवा बोलते हैं। जब ये प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविवा बोलते हैं। और एक और इसका नाम है लो लाइन प्लेसेंटा पोजीशन भी बोला जाता है। ये क्या करता है, गर्भाशय को पूर्ण रूप से ढक लेता है, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर किसी महिलाएं के, ठीक है ना, प्लेसेंटा का पोजीशन लो लाइन प्लेसेंटा का पोजीशन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, यानी प्लेसेंटा प्रीविवा के प्रक्रिया में रहता है। प्लेसेंटा यानी नीचे की तरफ रहता है, यानी बोले तो गिरवा के आसपास या गिरवा को कंप्लीट रूप से ढक लेता है। तो उस समय डॉक्टर उन महिलाओं को रेस्ट लेने के लिए बताता है, यानी भारी भरकम काम करने के लिए नहीं बोलता, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए नहीं बोलता, ठीक है ना, क्योंकि ब्लडिंग होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा
रहती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में महिलाओं को मेहनत नहीं करना चाहिए, बेड रेस्ट लेना चाहिए। अगर सोई है तो एक तरफ ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, अगर बैठी है तो लगातार एक जगह पर बैठना नहीं चाहिए। एक मतलब पोजीशन जो होता है उस पोजीशन में लगातार बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी डेंजरस होना चाहिए, डेंजरस होता है। और इस सिचुएशन में डॉक्टर से काफ़ी कंटेक्ट बनाकर रखना चाहिए, समय समय पर चेकअप वगैरह कराना चाहिए। ये डरने की जरूरत नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि अपने आप ही इस जो लो लाइन का पोजीशन होता है, ये अपने आप प्लेसेंटा का वो अपने आप क्या होता है सेटलमेंट हो जाता है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, प्लेसेंटा ये अपने आप क्या होता है सेटलमेंट हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है ना, बाएं दाएं की तरफ आ जाता है, आगे पीछे भी चला जाता है। या डॉक्टर जो हमारे होते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है ना, और वो डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिस दवाइयाँ के माध्यम से भी ये प्लेसेंटा का जो पोजीशन होता है, ठीक है ना, प्लेसेंटा पेरिविया के जो पोजीशन होता है, लो लाइन का जो प्रक्रिया होती है वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लेसेंटा पेरिविया का प्रक्रिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसके बाद और सारे वीडियो लेकर आने वाला हूं इससे रिलेटेड, यानी मैं ब्लस्टूला के बारे में, स्पेशलिस्ट जाइगोट के बारे में और गैस्ट्रुलेशन के बारे में काफ़ी अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूँगा आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।